हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जयश्री एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th स्टार्स का चैप्टर नंबर 1 द थर्ड लेवल, जिसके राइटर हैं जैक फिन्नी। अब ये जो स्टोरी है ये थोड़ा सा टाइम ट्रेवल से रिलेटेड है, एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है। ओके, जहाँ पे रियलिटी से ज़्यादा जो है इमेजिनरी चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। ओके, बाकी क्या होता है इस स्टोरी में, चलिए आगे बढ़ने से पहले इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। नंबर 1 जो है वो है चार्ली, ठीक है, जो कि मेन प्रोटोगोनिस्ट है इस चैप्टर के। यहाँ पूरे चैप्टर में आई जहाँ पर भी यूज़ हुआ है वो चार्ली के लिए यूज़ हुआ है। उसके बाद आती है उनकी वाइफ जिसका नाम है लुइज़ा। ओके, और इनके यानी चार्ली और लुइज़ा के ही हम कह सकते हैं। चार्ली का एक फ्रेंड है जिसका नाम है सैम, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है। अब इन तीनों के अराउंड ये पूरी स्टोरी जो है कवर होती है। बाकी क्या क्या होता है चलिए आगे बढ़ते हैं। The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford Railroads will swear on a streak of timetables that there are only two. ठीक है, यहाँ पे देखो चार्ली जो है ना वो बता रहे हैं कि न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स, ये सारी जो भी जगह हैं यहाँ के जो प्रेसिडेंट्स होंगे वो इस बात का दावा कर सकते हैं। विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स का मतलब है कि वो जो है ना दावा कर सकते हैं इस बात का, वो प्रूफ कर सकते हैं, वो सच को जो है साबित कर सकते हैं इस चीज़ को कि देर आर ओनली टू, केवल दो ही हैं। अब क्या दो ही हैं, तो आगे बढ़ते हैं। बट आई से देर आर थ्री because I have been on the third level of the Grand Central Station। तो यानी कि आपको समझ में आया होगा, बात हो रही है यहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की, ठीक है। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो कि न्यूयॉर्क में है उसकी बात हो रही है, और उसमें जो है 3 लेवल हैं, ऐसा कहना है हमारे कैरेक्टर चार्ली का, मैन कैरेक्टर चार्ली का। लेकिन उन्होंने कहा कि जो यहाँ इन जगहों के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो दावा करते हैं कि केवल 2 ही जो है लेवल हैं, यानी कि लेवल का मतलब कि एक तरीके से फ्लोर हो गए। तो वो कहते हैं कि फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, लेकिन हमारे जो चार्ली है वो कहते हैं कि नहीं, थर्ड फ्लोर भी, यानी कि थर्ड लेवल भी है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, ठीक है। अब आगे क्या होता है, यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। अब ऐसी बात सुनकर के तो हमारे मन में क्या थॉट आएगा कि यार जब सब लोग जो है ना दावा कर रहे हैं वो एक तरीके से प्रूफ भी दे सकते हैं, और तुम कह रहे हो कि दो नहीं बल्कि 3 लेवल हैं, तो इसका मतलब तुम्हें तो किसी जो है साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, शायद तुम्हारा जो है मेंटली तुम डिस्टर्ब होंगे। तो ऐसा ही उसने भी, राइटर ने कहा कि जो है फिर फाइनली यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, आई टॉक्ड टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स। तो चार्ली कहते हैं कि मैंने बिल्कुल सही कदम ले लिया, और मैंने जो है एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है मेरा, उससे मैंने बात की। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड ही सैड इट वॉज अ वैकिंग ड्रीम फिश फुलफिलमेंट। ये वर्ड आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। तो चार्ली कहते हैं कि मैंने जो है ना अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में बात की, और मैंने उसको सारी बात बताई, और जब उसने मेरी बात सुनी तो उसने मुझसे कहा कि ये ना सिर्फ तुम्हारा वैकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। कहने का मतलब कि जब कोई इंसान के दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बातें फिक्स हो जाती हैं, है ना, या फिर हम ऐसा कहें कि वो चाहता है कि मतलब जो चीज़ें रियलिटी में नहीं होती लेकिन वो चाहता है कि वो ऐसा हो, वो चीज़ रियल में हो, और ये बात उसके दिमाग में इतनी ज़्यादा जो है बैठ जाती है, घर कर जाती है कि उसको कहने का मतलब उसको लगता है कि ऐसा सच में पॉसिबल है, सच में हो गया ऐसा। तभी तो इसे कहा गया कि आपने एक ऐसा ड्रीम देखा जो कि वैकिंग मतलब जागते हुए ऐसा सपना देखना, एक ऐसी विश को जो है बार बार नोटिस करना जो कि फुलफिल हो गई हो। तो ऐसा ही कुछ जो है उनका कहना था कि चार्ली के साथ में हो रहा है। ओके, ही सैड आई वॉज अनहैप्पी। उन्होंने कहा कि मैं नाखुश हूँ, मैं बहुत सैड हूँ। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। और ये बात सुनकर कि मेरी जो है ना पत्नी वो लगभग पागल हो गई थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा, उसको यूँ लगा कि शायद मेरी वजह से चार्ली जो है इतना अनहैप्पी है। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन्स द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप। लेकिन फिर जो मेरा फ्रेंड था सैम, उसने एक्सप्लेन किया मेरी वाइफ को कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि इस वर्ल्ड में जो कि इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एट्सेट्रा से भरा हुआ है, आपका जो हस्बैंड है वो शायद इन चीज़ों से भागना चाहता है ना। ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा जो है एंटर कर गई हैं उसकी लाइफ में कि वो इन चीज़ों से दूर जाना चाहता है, इसके मतलब दूर जाना चाहता है, इसी वजह से ये सब हो रहा है और वो अनहैप्पी है, ठीक है। वेल
हु डजंट। अब चार्ली कहते हैं कि यार ऐसा तो कौन नहीं चाहता, सभी चाहते हैं ऐसी जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे दूर जाना। Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. तो चार्ली की सोचते हैं कि यार तो हर कोई जानना चाहता है ऐसी नेगेटिव चीज़ों से दूर, लेकिन मैं जिसको भी जानता हूँ ना वो सब दूर भागना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हर कोई ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की थर्ड लेवल के बारे में ही सोचता रहता है और उसके होने की जो है बात को बार बार रियल बताता रहता हूँ। तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है, बट दैट इज़ द रीज़न। लेकिन जो मेरा फ्रेंड है सैम साइकेट्रिस्ट, वो कहता है कि नहीं, दैट इज़ द रीज़न, यही रीज़न है, ये इनसिक्योरिटी फियर वगैरह की वजह से ही हो रहा है सब कुछ। एंड माई फ्रेंड्स ऑल अग्रीड, और मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे वो भी सब इस बात को मान गए। एवरी थिंग पॉइंट्स टू इट, हर एक बात इस चीज़ की तरफ इशारा कर रही थी कि थर्ड लेवल नहीं है। दे क्लैम्ड, है ना, वो दावा कर रहे थे इस बात का, और मेरे साथ जो भी हो रहा है इन चीज़ों की वजह से ही हो रहा है। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी। अब देखो वो कहते हैं कि ना, फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि जैसे अब स्टैम्प कलेक्शन का वर्क करते हो, चार्ली जो है वो स्टैम्प कलेक्शन का काम करता था, है ना, मतलब एज उसकी हॉबी थी, तो स्टैम्प कलेक्ट करता था। उन्होंने बोला कि जैसे कि ना इन सब ये सारी बातें हैं जो नेगेटिव चीज़ें, आप इनसे भागने के लिए अपना टेम्प्ररी जो है ना बचाव कर रहे हो रियलिटी से भागने का, तभी तो आप स्टैम्प कलेक्ट कर रहे हो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। वेल मे बी, बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी। अब उन्होंने कहा चलो हो सकता है, चलो एक बार मान ले कि मैं रियलिटी से भागने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए मैं स्टैम्प कलेक्शन का वर्क करता हूँ, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं था, वो तो किसी रियलिटी से नहीं भागना चाहते थे, है ना, बल्कि उनके साथ तो जो है चीज़ें बहुत ही अच्छे से हो रही थी, बहुत ही पीसफुल जो है उनका दिन निकलता था। जितना मैंने सुना है वो अपने जो है दिनों में बहुत खुश थे, बहुत शांत थे, ठीक है। और ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, उन्होंने इस कलेक्शन को शुरू किया था, मैं तो बस जो है स्टैम्प कलेक्शन के वर्क को आगे बढ़ा रहा हूँ। इसमें बहुत सारा जो है ना कलेक्शन वो तो उन्हीं का किया हुआ है। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, और ये एक अच्छा कलेक्शन भी है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। तो बताते हैं कि इस स्टैम्प कलेक्शन में बहुत कुछ अच्छा है, जैसे कि जो 4 ब्लॉक्स बने होते हैं, है ना, एक तरीके से 4 स्टैम्प्स होते हैं, तो ऐसा एक 4 स्टैम्प्स का एक जो है वो कलेक्ट करते हैं उसको, है ना, जो भी यूएस से जहाँ से इशू होता था। इसके अलावा फर्स्ट डे कवर भी वो अपने पास रखते थे। अब फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि जैसे कि जिस दिन स्टैम्प इशू हुआ है जिस भी कंट्री की तरफ से, तो आपको वो डेट हमेशा अपने को है जो है याद रखनी है कि जिस दिन स्टैम्प इशू हुआ था उसी दिन मैंने इस स्टैम्प को जो है परचेज़ कर लिया था। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि एक एनवलप में एक ब्लैंक पेपर रख देते हैं और उस पर अपना एड्रेस लिख करके पोस्ट ऑफिस में डाल देते हैं। तो फिर जब वो पोस्ट ऑफिस की तरफ से उस पर स्टैम्प लगा दिया जाता है, जो वहाँ की सील वगैरह जो भी हॉलमार्क होता है, तो वो हॉलमार्क लगने के बाद में जब स्टैम्प कलेक्टर के पास वो आता है तो उसमें डेट लिखी होती है। तो वो डेट इस चीज़ का प्रूफ होती है कि आपने जो है स्टैम्प को पहले ही दिन पे जो है परचेज़ कर लिया था। और वो कभी भी उस एनवेलप को खोलते नहीं है, वो बस एज अ यादगार जो है उनके पास हमेशा रखा होता है, ठीक है। आगे वो बताते हैं प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो। अरे सिर्फ मैं क्या, मेरे ग्रैंडफादर ही क्या, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो थे ना वो भी स्टैम्प्स कलेक्शन का काम करते थे। तो क्या आपके कहने का मतलब है कि वो भी रियलिटी से भाग रहे थे? तो ये सारी बातें जो है चार्ली कहता है। एनीवे हियर इज़ व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। वो कहता है खैर ये सब बातें छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ ग्रैंड सेंट्रल पे क्या क्या हुआ मेरे साथ में। सो वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस। तो एक रात की बात है पिछले गर्मियों की कि मैं रात में ऑफिस में बहुत लेट तक मैंने काम किया। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। तो मैंने सोचा कि जो है ना मैं अब ग्रैंड सेंट्रल से सबवे लेकर के जो है मैं अपने अपार्टमेंट में यानी अपने घर में जाता हूँ अपनी वाइफ के पास में, है ना। और आज मैं ग्रैंड सेंट्रल के सबवे से जाऊँगा क्योंकि बस जो है ना उससे ज़्यादा ही जल्दी मैं पहुँच जाऊँगा अगर मैं इस रूट से जाता हूँ तो, ठीक है। अब ये सबवे क्या होता है, सबवे मतलब कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बाहरी जगह है, मतलब कि बाहरी जो हिस्सा है शहर का जहाँ से जो है जो एक तरीके से पैसेंजर ट्रेन्स वगैरह जाती हैं, है ना, वो सबवे हो गया।
या आप ऐसे समझ लीजिए कि मतलब कि जैसे कि आपने मेट्रो स्टेशन पे आप गए होंगे, आपने मेट्रो से ट्रैवल किया होगा, तो एक जैसे कि कोई सुरंग के अंदर जो है अंडरग्राउंड ट्रेन चल रही है ना। तो इस तरीके से जो ट्रेन्स होती हैं वो होती हैं सबवे। तो उसने कहा कि मैं आज सबवे से चला जाता हूँ। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। अब वो कह रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं आज मेरे साथ ये सब क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी गाय नेम्ड चार्ली, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked like just like me. चार्ली बताते हैं कि मैं एक सिंपल सा जो है ना इंसान हूँ, मेरा नाम चार्ली है और मैं 31 ईयर का हूँ। तो आपको याद रखनी है चार्ली की एज कितनी थी, 31 ईयर प्रेजेंट में। तो मैं 31 ईयर का हूँ और मैंने जो है एक टैन गैबरडाइन सूट पहना हुआ है और एक स्ट्रो हैट लगा रखी है जिसमें एक फैंसी बैंड लगा हुआ है। और मेरे साथ पास में से जो है ना ऐसे दर्जन के लगभग लोग गुजरे हैं जो बिल्कुल मेरे जैसे ही ऑर्डिनरी दिखते थे। एंड आई वॉज ट्राइंग टू escape फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी चीज़ से भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ। मैं तो बस अपनी वाइफ लुइजा के पास जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहता था। आई टर्नड इंटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level, where you take trains like the 20th century. अब चार्ली कहते हैं कि फिर मैं जो है ना ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मैं मुड़ा, वैंडरबिल्ट एवेन्यू से, ये जगह का नाम है, ठीक है। तो वैंडरबिल्ट एवेन्यू से मैं ग्रैंड सेंट्रल की तरफ गया, वहाँ से जो है ना मैंने फर्स्ट लेवल के लिए स्टेप्स चलना शुरू किया, यानी कि मैं सीढ़ियों से फर्स्ट लेवल की ओर गया, जहाँ पे आपको 20th सेंचुरी की जो ट्रेंड्स है वो मिल जाएंगी। 20th सेंचुरी मतलब कि जहाँ प्रेजेंट में अभी बात कर रहा है, जिस सेंचुरी में वो भी रह रहा है। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, where the suburban trains leave from ducked into an arched doorway heading for the subway and got lost. उसके बाद चार्ली बताता है कि फिर उसके बाद जो है ना मैं सेकंड लेवल की तरफ गया, है ना, जहाँ पे सब अर्बन ट्रेन्स आपको दिखने को मिल जाएंगी, जहाँ से सब अर्बन ट्रेन्स जाती हैं। सब अर्बन मतलब कि जो शहर के बाहर जो ट्रेन्स चलती हैं लोकल लेवल पे, वो ट्रेन्स आपको देखने को मिल जाएंगी, है ना। और वहाँ पे आप कैसे एंटर करते हो, फिर आगे एक आर्क्ड डोरवे होता है ना, एक आर्क शेपिंग डोरवे होता है, वहाँ से आप जो है डक्ड यानी कि एंटर करते हो अंदर, और फिर सबवे आता है और आप जो है एक तरीके से अचानक से वहाँ पे गॉट लॉस्ट, खो जाते हो। दैट्स ईजी टू डू, और वहाँ पे खोना बहुत आसान भी है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। चार्ली कह रहे हैं कि मैं ना ग्रैंड सेंट्रल ऐसा नहीं कि पहली बार आया हूँ, मतलब मैं हंड्रेड्स ऑफ टाइम जो है ग्रैंड सेंट्रल आ चुका हूँ, जा चुका हूँ, लेकिन हमेशा ना मैं नए डोरवेज से टकराता हूँ। मुझे हमेशा न्यू डोरवेज दिखते हैं, स्टेयर्स दिखती हैं, कॉरिडोर्स दिखते हैं। वंस आई गोट इन टू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। और ऐसे एक बार मेरे साथ क्या हुआ कि जो है ना मैं एक टनल में मैंने एंटर किया, एक सुरंग में, और जो कि 1 माइल के लगभग जो है लंबी होगी। तो उस टनल में एंटर करने के बाद में जब मैं बाहर निकला तो मुझे पता चलता है कि मैं एक रूजवेल्ट होटल है उसकी लॉबी में पहुंच चुका हूँ। लॉबी मतलब जो एक वेटिंग रूम टाइम होता है जहाँ पे लोग आकर के मिलते हैं, बातचीत करते हैं। तो मैं रूजवेल्ट होटल की लॉबी में जाके पहुँच गया। और एक बार दूसरी बार क्या हुआ, अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट 3 blocks अवे। और ऐसा अगली बार क्या होता है कि मैं जो है उसी टनल से होके जाता हूँ और मैं 46 स्ट्रीट में पहुँच जाता हूँ, जो कि 3 blocks अवे थी, यानी वहाँ से ग्रैंड सेंट्रल से वो 3 बिल्डिंग आगे थी, ठीक है। तो इस तरीके से बताते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल के आगे जो रास्ता है वो कितना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। ग्रैंड सेंट्रल बहुत ही कन्फ्यूज़न से भरा हुआ है। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल जो है ना वो एक पेड़ की जैसे बड़ा हो रहा है, ग्रो कर रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स। और उसकी जो जड़ें हैं, उससे जो उसके जो कॉरिडोर्स हैं या उसके जो स्टेयरकेसेस हैं, जो सीढ़ियाँ हैं, कॉरिडोर हैं, वो जड़ों की तरह जो है ना आगे से आगे फैलते जा रहे हैं, है ना। जैसे कि आपको यहाँ पे देखो इमेज में भी देखने को मिल रहा है कि जितने भी मान लो कि कॉरिडोर्स वगैरह हैं, ये सब जो है जैसे जैसे इसकी जड़ें आगे बढ़ रही है और वो भी आगे शिफ्ट होते जा रहे हैं, कुछ ऐसा जो है देखने को मिलता है, मतलब इमेजिन वो कर रहा है, ठीक है। देयर इज़ प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल that nobody knows about feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park.
और वो सोच रहा है कि शायद जो है ना ऐसा भी हो सकता है एक लंबी सी एक टनल हो, लंबी सी एक सुरंग हो जिसके बारे में कोई नहीं जानता। और अभी जब हम जहाँ खड़े हुए हैं तो शहर के नीचे से ही एक जो है टनल जा रही होगी, और आगे जाकर के उस टनल से फिर टाइम्स स्क्वायर पे आप कभी पहुँच जाओगे, कभी आप किसी सेंट्रल पार्क में पहुँच जाओगे, ऐसा भी हो सकता है। And maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into. But I never told my psychiatrist friend about that idea. अब वो बोल रहे हैं कि देखो ऐसा भी हो सकता है कि मेरे जैसे ही ना, जैसे मैं यहाँ पे कई बार आ चुका हूँ ग्रैंड सेंट्रल पे थर्ड लेवल की तलाश में, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हों। और हो सकता है कि जैसे मैं साइकेट्रिस्ट फ्रेंड कह रहा था कि मैं बचकर जो है रियलिटी से भागने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हो सकता है उनके साथ भी ऐसा हुआ हो। उनके लिए ग्रैंड सेंट्रल एक एग्ज़िट का काम कर रहा हो, एक एस्केप का तरीका हो, है ना। और मेरी तरह वो भी जो है इसी टनल में इस तरीके से एंटर हुए हों। लेकिन मैंने इस बारे में ना कभी भी अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को बताया नहीं, क्योंकि अगर मैं बताता भी तो वो मेरी बातों पे विश्वास नहीं। द कॉरिडोर आई वॉज इन began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong, but I kept on walking. अब जिस कॉरिडोर में मैंने एंटर किया वो पहले लेफ़्ट की तरफ मुड़ा और फिर उसके बाद नीचे जाते हुए मैं आगे चला गया। तो मुझे लग रहा था कि शायद ये जो रास्ता है ये गलत है, ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन मैं चलता चला गया। All I could hear was the empty sound of my own footsteps, and I didn't pass a soul. और अभी यहाँ पे मुझे कोई भी इंसान जो है नहीं दिख रहा था, सिर्फ मुझे मेरे कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। Then I heard that sort of hollow roar ahead, that means open space and people talking. उसके बाद जब है थोड़े चलने के बाद में मुझे एक होलो रोअर सुनाई दिया। होलो रोअर मतलब एक एम्प्टी स्पेस में कुछ लोग हैं और बातें कर रहे हैं, तो उनकी आवाज़ जो है इको कर रही है। तो ऐसा जो है मुझे कुछ सुनाई दिया, और इसका मतलब ये था कि आगे कोई ओपन स्पेस है और लोग जो है बातें कर रहे हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, ये टनल से जो है अब आगे लेफ्ट टर्न आया। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और अब जो है थोड़ी सी सीढ़ियाँ जो है उतरने के बाद में मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुँच गया। For just a moment I thought I was back on the second level, but I saw the room was smaller, there were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking. अब देखो वो क्या कह रहे हैं कि एक मिनट के लिए तो एक मोमेंट के लिए तो मुझे लगा कि मैं ना वापस से कहाँ पहुँच गया हूँ, सेकंड लेवल पे पहुँच गया हूँ, क्योंकि सबका कहना है कि थर्ड लेवल तो है ही नहीं। लेकिन जब मैंने वहाँ पे रूम देखा तो वहाँ के जो रूम थे वो स्मॉलर थे, पहले से छोटे थे, सेकंड लेवल के जैसे नहीं थे। और वहाँ पे बहुत ही कम जो है टिकट विंडोज़ थी सेकंड लेवल की कंपैरिजन में। ट्रेन गेट्स भी कम थे। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन बूथ था वहाँ पे सेंटर में वो लकड़ी का बना हुआ था, ओल्ड लुकिंग था, यानी पुराने ज़माने के जैसा दिख रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स। इसके अलावा जो वहाँ पे मैन काम कर रहा था, यानी कि उस इन्फॉर्मेशन बूथ पे जो मैन बैठा हुआ था उसने ग्रीन आई शेड लगा रखा था और लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स उसने पहन रखी थी। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। अब वहाँ पे उसके अलावा जो लाइट्स हैं वो कैसी थी, जो लाइट्स थी वो डिम थी और इसके अलावा वो फ्लिकर कर रही थी, यानी बीच में जल रही थी, बुझ रही थी, इस तरीके से फ्लिकर कर रही थी। देन आई सो वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। और फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये फ्लिकर क्यों कर रही है, तो मैंने देखा कि वो तो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी, है ना। There were brass spittoons on the floor, and across the station a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his वेस्ट पॉकेट। उसके बाद जो है वहाँ पे मैंने फ़र्श पे एक ब्रास स्पिटूस पड़ा हुआ देखा। ब्रास मतलब जो ब्रास का होता है, मेटल का, तांबे का, कांसा हम कह सकते हैं, उसका स्पिटून था। स्पिटून मतलब जिसमें आप जो है अक्सर लोग पान वगैरह खा करके उसमें थूक देते हैं, तो ऐसा एक बर्तन सा जो है वहाँ पे रखा हुआ था। और इसके अलावा वहाँ पे स्टेशन के उस पार जब मैंने देखा तो वहाँ पर जो है मेरी एक रोशनी पे जो है नज़र पड़ी। ग्लिंट ऑफ लाइट का मतलब चमक सी आ रही थी रोशनी की, उस पर मेरी नज़र पड़ी। और वहाँ पे एक मैन था जिसकी जो है पॉकेट में, है ना, उसकी वेस्ट पॉकेट में एक गोल्ड वॉच रखी हुई थी। ठीक है, पहले जो है लोग हाथों में वॉच नहीं पहनते थे, बल्कि पॉकेट में वो वॉच को रखते थे, और जब भी उन्हें टाइम देखना होता था वो जो है निकाल करके देख लेते थे। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्राउंड। अब उस बंदे ने क्या किया कि उस
पॉकेट में से उस वॉच को निकाला, स्नैप्ड का मतलब क्विकली, जल्दी से उसने उसको वॉच के जो है कवर को हटाया और वॉच को उसने देखा और फ्राउंड मतलब कि जो है उसकी त्योरियाँ चढ़ गई, मतलब उसे थोड़ा सा गुस्सा सा आ गया, है ना। कहने का मतलब हो सकता है कि वो किसी का वेट कर रहा हो या उसको टाइम को देख करके ऐसा लगा हो कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, अभी तक ट्रेन नहीं आई, कुछ भी, तो वो एंग्री सा कुछ लुक दे रहा था। ही वॉर अ डर्बी हैट, अ ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी लैपल्स एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टाश। इसके अलावा वो जो पर्सन था ये वॉच वाला, उसने डर्बी हैट पहन रखी थी, एक ब्लैक कलर का 4 बटन वाला सूट पहन रखा था जिसमें टाइनी लेपर्स लगे हुए थे और बड़ा सा ब्लैक कलर का हैंडल बार मस्टाश भी उसकी थी। ठीक है, हैंडल बार मस्टाश थी उसके, मस्टाश मतलब कि मूछें। Then I looked around and saw that everyone in the station was raised like 18-19 something. फिर जो है मैंने वहाँ पे चारों तरफ जब मैंने देखा ऐसा अजीबोगरीब चीज़ें देखने के बाद में, तो मैंने स्टेशन पे जब देखा तो हर कोई जो है ना 18-19 के समथिंग का कुछ ना कुछ उन्होंने पहन रखा था। कब के? 18-19 के। जबकि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 20th सेंचुरी की यहाँ पे बात हो रही थी। जो चार्ली है वो 20th सेंचुरी में है, प्रेजेंट में। I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. उसने कहा मैंने कभी भी अपने लाइफ में जो है अभी प्रेजेंट में इतनी सारी इस अलग अलग टाइप के बियर्ड्स वाले, साइड बर्न्स वाले और फैंसी मस्टाश रखने वाले लोग नहीं देखे। A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high button shoes. एक लेडी वहाँ पे उनको दिखी ट्रेन गेट के पास से जो होके गुजर रही थी। उन्होंने कहा कि उसने जो है एक ड्रेस पहनी हुई थी और जो स्लीव्स थी उसकी ड्रेस की वो लेग ऑफ मटन इस टाइप की कुछ स्लीव्स उसने पहन रखी थी और स्कर्ट्स उसने पहन रखे थे। इसके अलावा हाई बटन वाले शूज़ उसने पहने हुए थे। Back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, a very small carrier and eaves locomotive with a funnel-shaped stake. And then I knew. उसके अलावा उन्होंने कहा कि उस लेडी के पीछे की तरफ जब मैंने ट्रैक पे देखा तो वहाँ पे मेरी नज़र पड़ी एक लोकोमोटिव पर। लोकोमोटिव मतलब इंजन पे मेरी इंजन की एक झलक मुझे दिखी और वहाँ पे वो जो लोकोमोटिव था वो करियर एंड ईव्स कंपनी का था। ठीक है, जिसकी जो पीछे वाला जो हिस्सा है इंजन के बाद में जो ट्रेन है वो फनल शेप्ड की थी। ठीक है, यानी पुराने टाइप के ज़माने की जब उस टाइम जो चलती थी ट्रेन वैसी। एंड देन आई न्यू, और तब मुझे समझ में आया। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ आ जाए कि यहाँ पे एक लाइन आपको देख कर के अगर पूछा जाए कि ये एंड देन आई न्यू ये किसके लिए है, तो आपको सारी बातें लिखनी है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जब वो पहुँचा, 3rd लेवल पे पहुँचा चार्ली, तो क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जिसको देख कर के उसने ये स्टेटमेंट बोला कि देन आई न्यू, मुझे समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया उसे? तो वो आपको लिखना है कि समझ में आ गया था कि एक्चुअली में ये तो 3rd लेवल है। To make sure I walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. तो अपने आप को श्योर करने के लिए कि इसमें सच में 3rd लेवल पे पहुंच गया हूँ, मैं गया, यानी कि चार्ली गया कहाँ पे? न्यूज़ बॉय के पास में जो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था, और उसने देखा कि उसके पास में जो स्टैक ऑफ पेपर्स था, यानी कि न्यूज़पेपर्स का जो झुंड था, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स थे, वो उसके पैरों में रखे हुए थे। ठीक है, इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज़ंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। उसने देखा वहाँ पे द वर्ल्ड जो है नाम का न्यूज़पेपर था, और द वर्ल्ड अभी प्रेजेंट में जो है इतने सालों से पब्लिश हुआ ही नहीं है। यानी 20th सेंचुरी में जब चार्ली है तब की वो बात कर रहा है कि जो है कई साल हो गए अभी तक जो है द वर्ल्ड पब्लिश अब होता ही नहीं है। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और इसके अलावा उसमें जो लीड स्टोरी थी, जो फ्रंट पेज पे जो मेन स्टोरी थी, वो थी कुछ किसी प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में, जो कि उस टाइम पे प्रेसिडेंट रहे होंगे। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड June 11, 1894। और उसने कहा कि ऐसा एक जो है मुझे न्यूज़पेपर मिला था पब्लिक लाइब्रेरी में, और उस पर जो है उसने कहा कि 11 जून 1894 जो है उस न्यूज़पेपर पे लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये जो न्यूज़पेपर है द वर्ल्ड जो कि उसने देखा उस पर 11 जून 1894 लिखा हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडोज नोइंग दैट हियर on the 3rd level at Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go.
अब जो है जब ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल के बारे में चार्ली बिल्कुल कंफर्म हो गया कि हाँ सच में थर्ड लेवल है, तो फिर वो क्या करता है, वो जाता है टिकट विंडो पे और वो जो है सोचता है कि मैं 2 टिकट्स खरीद लेता हूँ, है ना, ताकि मैं यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता हूँ जहाँ भी मैं चाहूँ। तो मैं अपने लिए और लुइसा के लिए जो है 2 टिकट्स खरीद लेता हूँ। इन द ईयर 1894 एंड आई वॉन्टेड 2 टिकट्स टू गैल्सबर्ग इलिनोइस। और वो कहाँ जाने की 2 टिकट्स खरीदना चाहता है, गैल्सबर्ग इलिनोइस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कब की बात है ये, 1894 की बात कर रहा है कि 1894 में मैं गैल्सबर्ग इलिनोइस में जाना चाहता हूँ। हैव यू एवर बीन देयर? अभी चार्ली हमसे पूछता है क्या कभी आप गए हो वहाँ पे? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल। अब यहाँ से थोड़ा सा जो पैराग्राफ हम पढ़ने वाले हैं वो गैल्सबर्ग के बारे में हमें जो है चार्ली बता रहा है, तो आपको वो चीज़ें भी याद रखनी है कि गैल्सबर्ग आखिर दिखता कैसा था, क्या चीज़ें थी वहाँ पे। सो इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल with big old frame houses, huge lawns, and tremendous trees whose branches meet overhead and roof of the streets. तो उसने कहा बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छा कस्बा है अभी भी, बड़े बड़े ओल्ड फ्रेम हाउसेज हैं वहाँ पे, बड़े बड़े लोन्स हैं, है ना, ह्यूज लोन्स मतलब विशाल, बहुत विशाल लोन है वहाँ पे। और इसके अलावा ट्रिमेंडस मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बड़े जो है ट्रीज़ हैं वहाँ पे, विशाल का पेड़ हैं जिनकी ब्रांचेस इतनी लंबी हैं कि वो ओवरहेड मिलती हैं, गलियों के ऊपर एक छत से बन जाती है। कहने का मतलब जैसे आपने कोई एक रोड देखा, एक सड़क देखी, उसके दोनों तरफ बहुत सारे ट्रीज़ उगे हुए हैं और वो इतने ज़्यादा फैली हुई है उसकी ब्रांचेस कि एक रूफ जैसे बन जाती है। जब आप उसके बीच में से जाते हो तो एक शेड बन जाता है, कैनोपी टाइप बन जाती है। And in 1894, summer evenings were twice as long and people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans with the fireflies all around, in a peaceful world. और वो बताता है आगे कि जो है ना 1894 में जो समर इवनिंग्स होती थी, गर्मियों की जो शाम होती थी, वो दुगनी लंबी होती थी अभी से, ठीक है। और यानी कि विंटर से हम कह सकते हैं, अभी से तो नहीं, विंटर से जो है समर इवनिंग ज़्यादा लंबी होती थी। और जो लोग हैं वो अपने लोन्स में जो है अपने जो लोन है वहीं बाहर बैठा करते थे, क्योंकि शाम के वक्त वो लोग वहीं बैठते थे, अच्छा मौसम होता था इसीलिए। और वहाँ पे आपको मेन मिल जाएंगे जो क्या करते थे, सिगार स्मोक करते रहते थे, चुपचाप बातें करते रहते थे। जो वीमन हैं वो पाम लीफ वाले फैन से वेव करती रहती थी, जैसे आप जानते हो भींजनी वगैरह जो उसको बोलते हैं, उससे जो है अपने आप को हवा देती रहती थी। इसके अलावा जो फायर फ्लाइज यानी कि जुगनू जो हैं वो आसपास जो है आपको शाम के टाइम पे ऐसे बहुत सारे दिख जाएंगे इस पीसफुल वर्ल्ड में। मतलब कि बहुत ही सुंदर सा जो है एक एटमॉस्फेयर जो है होता था वहाँ पे गेल्सबर्ग में 1894 में। To be back there with the First World War still 20 years off and World War II over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that. और अब चार्ली ने कहा कि अगर मैं 1894 में गैल्सबर्ग अभी चला भी जाता हूँ तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फ्यूचर में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा तो वो जो है ना अभी भी 20 साल बाद होगा। क्योंकि हम जानते हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसकी डेट क्या थी, 1914 to 18, ठीक है। और ऐसा ही जो इसकी काफ़ी टाइम के बाद में फिर क्या होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा, तो उसमें तो बहुत टाइम बाकी है। तो इसीलिए जो है मैं अभी आराम से जा सकता हूँ और मैं इसीलिए मुझे 2 टिकट्स चाहिए थी अपने और लुइसा के लिए। तो फाइनली जो है जाने के बारे में डिसाइड कर लेता है। अब वो पहुँच गया है टिकट विंडो पे। ओके, द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड बट ही फिगर्ड द फेयर एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे। चार्ली ने कहा कि जो है ना मैं जब टिकट विंडो पे गया तो वो जो क्लर्क था वहाँ पे उसने फेयर को जो है फिगर आउट किया कि कितना फेयर बनेगा 2 टिकट्स का। फिर वो मेरे फैंसी जो है हेड बैंड जो मैंने लगा रखा था उसकी तरफ उसने देखा, लेकिन फेयर के बारे में तो वो जो है काउंट कर ही रहा था। और मेरे पास जो है 2 कोच टिकट्स के लिए एक तरफ वाले रास्ते के लिए पर्याप्त जो है पैसे थे, यानी कि मैं एक मतलब जाने का तो मेरे पास पैसा था, आने का नहीं था। बट देन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, द क्लर्क वॉज स्टेरिंग एट मी। लेकिन फिर मैंने जब पैसा काउंट किया और जब मैंने देखा ऊपर उसके क्लर्क की तरफ तो वो मेरे को घूर रहा था। ही नॉडेड एट द बिल्स। अब यहाँ बिल्स यूज़ हुआ है किसके लिए, वो करेंसी के लिए जो कि यहाँ पे हमारे चार्ली के पास थी, ठीक है। तो उसने कहा कि उसने मेरे तरफ देखा और वो जो है ना किसको देख रहा था, वो पैसों को देख रहा था। दैट इज़ नॉट मनी मिस्टर, ही सेड। और उसने कहा ये तो पैसा नहीं है, कहने का मतलब ये वो करेंसी नहीं है।
एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वोंट गेट वेरी फार। और उसने जो है कहा कि अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम ज़्यादा दूर तक तो जाओगे नहीं, ठीक है। यानी कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, मैं जो है पुलिस को भी कॉल कर सकता हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉअर बिसाइड हिम। और जो है उसने फिर जो कैश ड्रॉअर था उसकी तरफ, उसके पास में जो कैश ड्रॉअर था उसकी तरफ उसने देखा। Of course, the money was old style bills, half again as big as the money we use nowadays and different looking। और तब उसके समझ में आया चार्ली के कि ये जो है बिल्कुल अभी की करेंसी और 20th सेंचुरी की करेंसी जो है बिल्कुल डिफरेंट होती है दिखने में भी, और अभी वाली जो करेंसी है ना, यानी कि पहले की जो करेंसी है, ओल्ड स्टाइल की जो करेंसी है, वो ज़्यादा बड़ी होती थी अभी वाली से। आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट। तो मैं वहाँ से अब जो है मैंने टर्न ले लिया और मैं फटाफट से वहाँ से निकल गया। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। क्योंकि चार्ली ने सोचा कि भले 1894 का ही जेल हो, लेकिन जेल के बारे में तो कोई भी चीज़ अच्छी होती नहीं है ना। तो मुझे जेल तो जाना नहीं था, इसलिए मैं वहाँ से फटाफट से निकल गया। एंड दैट वॉज दैट। और यही सब था, है ना। तो वो कह रहा है मतलब ग्रैंड सेंट्रल के बारे में जो भी मुझे बताना था वो यही सब था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज। फिर उसने सोचा कि जिस तरीके से मैं यहाँ पे आया हूँ उस तरीके से मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, और मैं चला गया। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। और फिर उसने कहा कि अगले दिन जब मैं लंच आवर था तो उस दौरान मैंने क्या किया, मैंने $300 जो है वो बैंक में से निकाले, और लगभग इतने ही पैसे मेरे पास थे, और उसके बदले मैंने ओल्ड स्टाइल करेंसी ख़रीदी। और जब मैंने इस बारे में बाद में अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को बताया तो वो बहुत चिंता में पड़ गया था। अब वो चिंता में क्यों पड़ गया था वो बात हमको बाद में समझ में आएगी आगे चैप्टर में। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। आप जो है ना इस दौरान किसी भी कॉइन्स डीलर के पास जा कर के ओल्ड मनी जो है ख़रीद सकते हो, मतलब कि आप करेंसी को चेंज करवा सकते हो, लेकिन आपको जो है प्रीमियम देना पड़ेगा। माई $300 बॉट लेस दैन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स बट आई डिडंट केयर। अब उसने कहा कि कहने का मतलब ये है कि मुझे ओल्ड करेंसी तो मिल गई, लेकिन मुझे $300 के बदले सिर्फ 200 के ओल्ड स्टाइल बिल यानी कि पैसे मिले, यानी कि लॉस में ही मिला, उसे कम अमाउंट मिला बदले में। बट उसने कहा आई डिडंट केयर, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। एग्स वर्थ 13 सेंट्स अ डजन इन 1894। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो 1894 में जो है ना सब कुछ सस्ता था, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्स की बात कर दी जाए तो 13 सेंट्स में तो 1 डज़न एग्स मिल जाते हैं, तो वहाँ पे सब कुछ सस्ता होगा। तो अगर एक बार मैं पहुँच जाता हूँ तो अच्छा है, ठीक है, तो उससे अफसोस नहीं हुआ। But I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station, although I have tried often enough। लेकिन उसने कहा कि मैंने कभी भी ना उसके बाद मुझे वो कॉरिडोर मिला ही नहीं जहाँ से मैं थर्ड लेवल पे पहुँच पाऊँ, ठीक है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। वैसे मैंने बहुत कोशिश की, हालांकि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे फिर भी उसके बावजूद भी थर्ड लेवल जो है वो नहीं मिला, ठीक है। Louisa was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore, and after a while I stopped. I went back to my stamps। उसने कहा कि जब मैंने ये बात अपनी वाइफ लुइज़ा को बताई कि मैंने जो है ना ओल्ड करेंसी भी ले ली थी, मैं टिकट्स लेने भी जाने वाला था नेक्स्ट डे, लेकिन जो है ना मुझे अब थर्ड लेवल मिला ही नहीं, है ना, कई बार कोशिश करने के बाद भी। तो लुइज़ा जो है बहुत परेशान हो गई और उसने मुझसे कहा कि अब से तुम थर्ड लेवल के बारे में ट्राई करना बंद कर दो। और थोड़ा टाइम के लिए मैंने बंद भी कर दिया, है ना। और फिर मैं जो है स्टैम्प्स अपने कलेक्ट करने, जो स्टैम्प्स में काम जो मैं करता था उनको मैं वापस करने लगा। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग every weekend because now we have proof that the third level is still there। लेकिन अब जो है ना हम दोनों ही थर्ड लेवल को तलाश कर रहे हैं हर वीकेंड में हम तलाश कर रहे हैं थर्ड लेवल को, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ है कि थर्ड लेवल स्टिल देयर, यानी थर्ड लेवल है, वाकई में है, ठीक है। अब ऐसा कौन सा प्रूफ उन दोनों को मिल गया था, चार्ली और लुइसा को, वो आगे पता चलेगा। माई फ्रेंड सैम विनर डिसअपियर्ड। ये सैम का पूरा नाम है जो कि उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था। तो उसने कहा जो मेरा फ्रेंड है ना सैम विनर, वो अचानक से कहीं गायब हो गया। Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam is a city boy, and I used to tell him about Galesburg। I went to school there and I have always said he liked the sound of the place
एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894। अब चार्ली बोलता है कि है ना, किसी को भी नहीं मालूम वो कहाँ पे गया, लेकिन मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है कि वो गेल्सबर्ग गया होगा, क्योंकि वैसे भी सैम जो है ना एक सिटी बॉय है, मतलब शहर का लड़का है, शहर में पला बड़ा है। और मैं अक्सर उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताया भी करता था और उसे बहुत अच्छी लगती थी वो जगह, है ना। मैं उसे बताता था कि मैं वहाँ पे स्कूल भी गया था, और वो कहता था कि मुझे ये सब सुन के बहुत अच्छा भी लगता है जैसे तुम बताते हो गेल्सबर्ग के बारे में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि वो वहीं पे ही होगा 1894 में। बिकॉज वन नाइट फजिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़। ठीक है, तो वो कह रहा है क्योंकि एक रात को ऐसा कुछ हुआ था कि मुझे तभी प्रूफ मिला, और उसी के बाद से जो है मैं और लुइज़ा जो है थर्ड लेवल के बारे में बिल्कुल श्योर हो गए थे। अब वो क्या चीज़ थी वो भी हमें आगे बताएगा, लेकिन उसने कहा कि स्टैम्प कलेक्शन का जो मेरा काम है उसको फजिंग कर रहा था मैं, मतलब कि मैं थोड़ा सा ऐसे देख रहा था, थोड़ा चिंतित होकर के उन चीज़ों को, सारे स्टैम्प्स वगैरह को, और तभी कुछ ऐसा हुआ। लेकिन क्या हुआ उससे पहले चार्ली हमसे क्वेश्चन करता है कि मुझे कुछ ऐसा मिला, लेकिन आप उससे पहले मुझे बताओ कि आप फर्स्ट डे कवर के बारे में जानते हो। तो वो बताता है कि व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज़ इश्यूड, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम एंड use them to mail in envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the date। मतलब कहने का मतलब जब भी कोई स्टैम्प कलेक्टर स्टैम्प खरीदता है तो उसे फर्स्ट डे जब वो इश्यू होता है तो उस डेट को याद रखने के लिए उसको क्या करता है, एक एनवलप लेता है, उसमें स्टैम्प को जो है वो क्या करता है, डाल देता है, और उसके बाद में वो खुद ही को पोस्ट कर देता है सेल के फर्स्ट डे पे ही। और ये जो पोस्ट मार्क लगा होता है पोस्ट ऑफिस की तरफ से, वो प्रूव करता है कि वो क्या है, डेट, उस डेट पे जो है हमने उस स्टैम्प को कलेक्ट किया था, परचेस किया था। ठीक है, तो पोस्ट मार्क प्रूफ होता है उस डेट का, क्योंकि उस एनवलप पे डेट लिखी होती है। ठीक है, तो अब द एनवलप इज़ कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर। ये जो एनवलप है वो फर्स्ट डे कवर कहलाता है। दे आर नेवर ओपन, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप। अब इस एनवलप को कभी भी नहीं खोला जाता, सिर्फ इसमें एक ब्लैंक पेपर रखा हुआ होता है। ओके, दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स। अब चार्ली आगे बताता है कि देखो उस रात कुछ हुआ था, तभी हम दोनों को प्रूफ मिल गया थर्ड लेवल का। तो दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर। मुझे अपने जो मेरे फर्स्ट डे कवर्स हैं बहुत सारे वहाँ पे पड़े हुए थे पुराने, उनमें मुझे एक पुराना सा ही फर्स्ट डे कवर मिला जो वहाँ पे नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वॉज, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहाँ पे था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। अब ऐसा उसने इसलिए कहा देखो, क्योंकि उसने कहा कि किसी ने ना गेल्सबर्ग में जो मेरे दादाजी रहते थे उनको मेल किया था ये फर्स्ट डे कवर। ठीक है, अब दादाजी के टाइम पे दादाजी को किया था, तो दादाजी का जो है घर का एड्रेस लिखा हुआ था यहाँ पे फर्स्ट डे कवर पे, एनवेलप पे, तो फिर ये अभी कहाँ से आ गया। ठीक है, तो मेरे पास तो नहीं होना चाहिए था। दैट्स वॉट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, यही तो एनवेलप पे एड्रेस लिखा हुआ था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। द पोस्ट मार्क शोड दैट, yet I didn't remember it at all। उसने कहा एनवेलप पे तो यही डेट लिखी हुई थी 18 जुलाई 1894, जो कि ग्रैंडफादर के टाइम की थी, पोस्ट मार्क तभी का लगा हुआ था, लेकिन मुझे अभी तक भी याद नहीं है कि ये कैसे आया मेरे पास में, कब आया और कहाँ से आया, कब उनको जो है दिया किसी ने, आज तक तो मेरी नज़र ही नहीं पड़ी। द स्टैम्प वॉज अ 6 cent डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गैरफील्ड। अब उस पर वो जो स्टैम्प लगा हुआ था ना वो 6 cent का था, डल ब्राउन कलर का था, और उस पर जो है प्रेसिडेंट गैरफील्ड की जो है पिक्चर लगी हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेयर्ड देयर टिल आई लुक इट आउट एंड ओपन इट। अब उसने कहा कि नेचुरली जब भी क्या होता था, जब भी एनवेलप आता था ग्रैंड डैड के पास में मेल के थ्रू, तो वो डायरेक्टली उनके कलेक्शन में जाता था और उनके पास ही हमेशा रहता था, है ना। टिल आई लुक इट आउट एंड ओपन इट, जब तक कि मैं उससे नहीं लेता था और खोलता नहीं था। ओके, यानी कि उनके पास ही रहता था हमेशा कलेक्शन। द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैंक, इट रीड। लेकिन इस बार जो है ना इसके अंदर जो पेपर रखा हुआ था वो ब्लैंक नहीं था, बल्कि इसमें कुछ लिखा हुआ था। अब आप समझने की कोशिश करो कि चार्ली के जो ग्रैंडफादर है उनका वो स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे, और उनका सारे कलेक्शन जो है अभी शिफ्ट होकर के यहाँ पे
चार्ली के पास में है। ठीक है, सारे वो स्टैम्प्स पुराने हैं और उसको कभी भी ये वाला नहीं दिखा था, आज दिखा। तो उसमें एक लेटर पड़ा हुआ है और उसमें क्या लिखा हुआ है देखिए। ये एड्रेस लिखा हुआ है सबसे पहले यहाँ पे, जो कि उनके ग्रैंडफादर के टाइम का है, उनके घर का। और ये डेट पब्लिश हो रही है जुलाई 18, 1894। चार्ली, ठीक है, चार्ली को एड्रेस करके लिखा हुआ है। किसने भेजा वो अभी आपको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। चार्ली, आई गो टू विशिंग दैट यू वर राइट। मैं विश कर रहा था कि तुम सही हो। देन आई गो टू बिलीविंग यू वर राइट। और फिर मुझे विश्वास भी हो गया, मुझे विश्वास होने लगा कि तुम सही थे। एंड चार्ली, इट्स ट्रू। और चार्ली, ये बिल्कुल सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल। मुझे थर्ड लेवल मिल गया। आई हैव बीन हियर 2 weeks एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज someone is playing a piano and they are all out on the front porch singing Seeing Nellie Home। और अब मैं यहाँ पे 2 हफ्ते से रह रहा हूँ और अभी जो है राइट नाउ क्या हो रहा है यहाँ पे, डेलीज करके कोई गली है, वहाँ पे पियानो बजा रहा है कोई, और सब लोग बाहर बैठे हुए हैं फ्रंट पोर्च में, जो बरामदा है बाहर का खुला बरामदा, वहाँ बैठे हुए हैं और सीइंग नेली होम करके कोई गाना जो है सिंगिंग वो कर रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर 4 लेमनेड। और मुझे जो है लेमनेड यानी कि नींबू पानी पिलाने के लिए जो है इन्वाइट किया गया है कहीं से। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइज़ा। वापस आ जाओ चार्ली एंड लुइज़ा। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल। और जब तक तुम्हें थर्ड लेवल नहीं मिल जाता तब तक तुम उसे ढूंढते ही रहना। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी। और विश्वास करो, ये बहुत ही वर्थ है। यानी कि अगर तुम्हें थर्ड लेवल मिल जाता है, तुम यहाँ पे आते हो, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद तुम्हारे लिए रहेगा। ठीक है। द नोट इज साइंड सैम। और इस नोट पे किसके सिग्नेचर हो रहे थे? सैम के सिग्नेचर हो रहे थे। आपको सैम तो याद आ ही गया होगा कि सैम कौन था? चार्ली का साइकेट्रिस्ट फ्रेंड्स को, कि वो गैसबर्ग के बारे में हर एक बात जाकर के बताता था और उसे सारी बातें पसंद भी आती थी। और वही उसने भी जो है इस लेटर में मेंशन किया कि मुझे बहुत अच्छा लगता था और अभी मैं वहाँ पर हूँ और ये सब चीज़ें एक्टिविटी वहाँ पे हो रही है। ठीक है। तो 1894 में चार्ली तो था, क्योंकि वो बचपन था उसका वहाँ पे गुजरा था अपने फादर के साथ में, अपने ग्रैंडफादर के साथ में। और लुइज़ा तो उस टाइम पे नहीं थी। लेकिन सैम ने अभी ये लेटर लिखा है 1894 में जाने के बाद। ठीक है। तो प्रेजेंट में पर 1894 में चला गया है, तो वो तो उसको मालूम है अभी कि अभी चार्ली और उसकी वाइफ भी है उसके साथ में लुइज़ा, इसलिए उसने चार्ली और लुइज़ा को एड्रेस करके ये लेटर लिखा हुआ है। ठीक है। At the stamp and coin store I go to, I find out the same bought $800 worth of old style currency। और बाद में जब मैं स्टैम्प और कॉइन स्टोर पे जाकर देखता हूँ श्योर करने के लिए कि सच में चार्ली का सच में ये सैम का लिखा हुआ लेटर है, तो मुझे पता चलता है कि हाँ वाकई में सैम ने जो है ना $800 की ओल्ड स्टाइल करेंसी जो है ख़रीदी थी। दैट ought to set him up in a nice little hay, feed and grain business। और इतना पैसा जो है ना वहाँ पे जाकर के गैसबर्ग में जाकर के छोटा सा जो है वो अपना है फीड एंड ग्रेन बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। चारा वारा का जो कोई बिजनेस है वो कर सकता है। He always said that's what he really wished he could do and he certainly can't go back to his old business। और वो हमेशा कहता भी रहता था कि मुझे इसी तरीके का बिज़नेस करना था, मैं यही करना चाहता था, लेकिन वो जो है अपना इस पुराने बिज़नेस को तो फिर से कंटिन्यू नहीं कर सकता, वो पुराने टाइम में तो नहीं जा सकता। नॉट इन गैल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894। और ना ही वो गैल्सबर्ग इलिनॉइस में जा सकता है 1894 में, है ना। वो हमेशा ऐसी बात करता रहता था मुझसे। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना बिजनेस। अब पुराने बिजनेस के बारे में बात क्यों हो रही है? सेम तो अभी था ना 20th सेंचुरी प्रेजेंट में। तो पुराने बिजनेस के बारे में बात इसलिए हो रही है क्योंकि सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट। सेम विनर जो है मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था अभी प्रेजेंट में, लेकिन अभी वो 1894 में चला गया है, तो वो जो है मुझसे ही सारी बातें कर रहा है और अपने ओल्ड बिजनेस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक हाइपोथेटिकल चैप्टर है, तभी जो है यहाँ पे थोड़ी सी टाइम ट्रेवलिंग की बात हुई है, अदरवाइज़ ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। ठीक है। तो कंप्लीट करते हैं चैप्टर को, फिनिश करते हैं यहीं पे। कोई भी डाउट हो, सजेशन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पे न्यू है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि डेली नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।